तो ये हमारा आज का लेक्चर है टाइटल्ड एज अकाउंटिंग इक्वेशन। सबको मैथमेटिक्स में इक्वेशन का मतलब पता होगा, रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स वेयर वेरिएबल्स ऑन द लेफ्ट आर इक्वल टू द वेरिएबल्स ऑन द राइट। बट यहां पे जो वेरिएबल्स होते हैं चिल्ड्रन वो मैथमेटिकल नहीं होते, रादर किसके वेरिएबल्स होते हैं? अकाउंटिंग के। सो ऑन द लेफ्ट वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज assets, and on the right we have the aggregate of what children? Capital and liabilities. Is that clear? Now question arises कि भाई अकाउंटिंग इक्वेशन जैसी चीज बच्चों को अकाउंटेंसी में पढ़ाई क्यों जाती है? ताकि वो ट्रांजैक्शन के एसेंस को समझ पाए कि अल्टीमेट इंपैक्ट किसी भी ट्रांजैक्शन का असेट पे क्या होगा, कैपिटल पे क्या होगा एंड लाइबिलिटी पे क्या होगा। So children, whensoever we talk about assets, we talk about belongings. Whensoever we talk about capital, we talk about what is called as owner's contribution. And whensoever we talk about liabilities, children, we talk about outsiders contribution. कितना पैसा ओनर ने कंट्रीब्यूट किया, इट इज कैपिटल, कितना आउटसाइडर ने कंट्रीब्यूट किया, इट इज लाइबिलिटी। एंड टोटल बिलोंगिंग्स ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड एज assets. तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ इसलिए पढ़ाया जाता है सो दैट ऑल द ट्रांजैक्शंस दैट वी हैपन टू रिकॉर्ड उनका अल्टीमेट एसेंस बिजनेस की एक्टिविटी पे क्या पड़ेगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। अब क्योंकि आप अकाउंटेंसी में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, दिस बीइंग अ रिवीजन क्लास, आपके मन में ख्याल और आता होगा, सर अकाउंटिंग इक्वेशन में व्हाई नॉट वी कंसिडर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। अब इसका जवाब बड़ा ही आसान है भाई। जब आप अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में जब भी सो कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन जैसी चीज आई होगी तो जो महान अकाउंटेंट्स रहे होंगे उन्होंने सिर्फ तीन बातों पे ही शायद रिसर्च की होगी, असेट्स, कैपिटल एंड लाइबिलिटीज। दैट्स व्हाई एक्सपेंसेस एंड इनकम्स वर गेटिंग कोइंसाइडेड विद कैपिटल। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। चलिए, तो ये बातें सबको क्लियर हो गई, तो इसमें कुछ खास नहीं है चिल्ड्रन। ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये कहानी आपको समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आप किसी भी ट्रांजैक्शन को क्या किया करते थे? चलो, रीड करते थे। रीड करने के बाद पता लगाते थे कि उसका सब्जेक्ट पार्ट क्या है एज वेल एज प्रेडिकेट पार्ट। देयर आफ्टर चिल्ड्रन सब्जेक्ट पार्ट से और प्रेडिकेट पार्ट से आपको क्या पकड़नी है? नाउन। इसी नाउन को हम बोला करते हैं व्हाट इज नोन एज हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ अकाउंट। फिर आप इसको तीन क्लासेस में डिवाइड करते थे, एसेट, कैपिटल एंड लायबिलिटी। व्हेनसोएवर इन तीनों में कोई इंक्रीज आता था द मैथमेटिकल सिंबल यूज्ड वाज प्लस, और जब भी इनमें कोई डिक्रीज आता था मैथमेटिकल सिंबल यूज्ड वाज माइनस। सिर्फ मेरा काम इतना ज्ञान देने का था। इसके अलावा जब न्यूमेरिकल्स आते हैं तो वी हैव परसेंटेज कैलकुलेशन एंड ऑल दैट, तो वो तो भाई अगर आपको मैथ्स आती होगी तो आप कर लेंगे, वरना कोई टेंशन की बात नहीं है। रिक्शा चालक और जमींदार की बहुत डिमांड आने वाली है, तो वहां नौकरी भी लग जाती है। चलिए, तो लेट्स सी टू इट कि हमें कोई बढ़िया क्वेश्चन मिलता है सॉल्व करने के लिए इस सेट में या बिल्कुल भी नहीं। चलिए, मिल जाएगा क्वेश्चन मेरे को लग रहा है। चलिए बच्चों, सबको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। खैर, हेयर इट इज सॉल्व्ड। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है बच्चों? एवरीबडी क्लियर? चलिए, तो हम अकाउंटिंग इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करने वाले, हम बस यहाँ पे कॉम्पोजिशन सीख लेंगे, क्या प्लस हो रहा है और क्या माइनस। तैयार है सब लोग? चलिए, एक एक करके हर ट्रांजैक्शन को अडेयर करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर, गुड्स दैट इज स्टॉक एंड मशीनरी। तो यहाँ पे चिल्ड्रन कैश इज कमिंग इन टू द बिजनेस, फर्नीचर इज कमिंग इन, स्टॉक इज कमिंग इन, मशीनरी इज कमिंग इन। तो बस आपको दो बातें बतानी है। जब भी आप एसेट का जिक्र करेंगे चिल्ड्रन, आप दो बातें बताएंगे, वेदर दे आर शोइंग इंक्रीज और वेदर दे आर शोइंग। एसेट इंक्रीज शो कर रहा है तो मैथमेटिकल सिंबल क्या यूज होगा? प्लस, और डिक्रीज शो कर रहा है तो माइनस। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। देयर आफ्टर चिल्ड्रन कैपिटल और लाइबिलिटीज का जब हम जिक्र करेंगे तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, अगर इनका सैक्रिफाइस इंक्रीज कर रहा है तो वील ऐड, और डिक्रीज कर रहा है तो वील सबट्रैक्ट। बस और कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं है। सो ये सारी चीजें एसेट्स हैं, दे आर कमिंग इनटू द बिजनेस, दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो क्या करेंगे इनको चिल्ड्रन? वेरी गुड, तो इन सब पे प्लस साइन लगा दीजिए। हु इज कंट्रीब्यूटिंग देम? ओनर, मिस्टर एक्स।
टाइटल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? कैपिटल। तो जब ये चीजें ओनर बिजनेस को लाके दे रहा है, हिज सैक्रिफाइस इज इंक्रीजिंग। सैक्रिफाइस बढ़ेगा तो क्या करेंगे चिल्ड्रन? प्लस। जरा टोटल वैल्यू बता दीजिए तो बहुत अच्छा होगा। नहीं, मैथ्स के हिसाब से बताना है। 4,30,000। सारे कैलकुलेशन चलेंगे मैथ्स के हिसाब से, कुछ लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी के हिसाब से कैलकुलेशन बताते हैं। कहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया? नहीं भाई, प्लस है, वो पेन कमजोर हो गया होगा, जैसे लोगों की बुद्धि कमजोर हो जाती। चलिए, 25,000 रुपए के गुड्स से जिनको 20% के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो अब ये तो बहुत भयंकर मैथ्स है कुछ लोगों के, लोग इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करते हैं गूगल में। 25,000 का 20% कितना होता है चिल्ड्रन? 5,000। वेरी गुड। टोटल इज व्हाट? 30,000। और बोला जा रहा है कि आधा पैसा कैश में मिल गया और आधे के लिए एक बिल बना दिया गया। तो व्हाट इज हाफ ऑफ 30 चिल्ड्रन? वेरी गुड। और यहां पे बिल का मतलब होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज बिल रिसीवेबल। इतनी कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, तो कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? स्टॉक इज गोइंग डाउन और गोइंग अप चिल्ड्रन? वेरी गुड। तो आप स्टॉक में माइनस कितना कर देंगे? 25। 5,000 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है चिल्ड्रन? प्रॉफिट। और प्रॉफिट हमारी कैपिटल को क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो व्हाट वी डू? प्लस। अब तो खैर आपने फाइनल अकाउंट्स भी पढ़ लिया है, आपको पता है प्रॉफिट को हम कैपिटल में ऐड करते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट से भी आप ऐड कर सकते हैं। समझ में आ गया? आधा पैसा कैश में आ गया चिल्ड्रन, तो कैश इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? तो क्या करेंगे इस 15,000 को? कैश में प्लस, और ये बिल रिसीवेबल में प्लस हो जाएगा। इज दैट अंडरस्टूड? सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, तो कौन से दो अकाउंट्स यहां पे इन्वॉल्व हैं चिल्ड्रन? कैश एंड सैलरी। एक्सपेंस और इनकम तो अकाउंटिंग इक्वेशन में होता ही नहीं है भाई। कैपिटल एंड कैश। तो कैश आ रहा है बच्चों की जा रहा है? जा रहा है। तो सो कॉल्ड 10,000 के लिए कैश को क्या करेंगे? माइनस। और 2,000 के लिए भी कैश को क्या करेंगे? माइनस। बीइंग एन एक्सपेंस, आई रिपीट, बीइंग एन एक्सपेंस, ये पैसा सर्विसेज देके जा रहा है बिजनेस में। किसको बिजनेस में सर्विसेज मिल रही है अल्टीमेटली? ओनर को। तो ओनर को जब सर्विस मिलेगी चिल्ड्रन, तो उसका सैक्रिफाइस कम होगा। सैक्रिफाइस कम होगा तो कैपिटल में क्या करेंगे बच्चों? माइनस। इतना समझ में आ गया? आउटस्टैंडिंग कमीशन, दैट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। इज दैट क्लियर? आप इसे लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जिस एजेंट ने हमको काम करके दिया बट हमने उसको कमीशन नहीं दी, तो उसका सैक्रिफाइस बढ़ गया। व्हाट टू डू चिल्ड्रन? प्लस। क्योंकि ये सर्विसेज मिली हैं बिजनेस में, अल्टीमेटली किसको मिली? बिजनेसमैन को मिली। तो बिजनेसमैन का जो सैक्रिफाइस था वो भी कम हो गया। क्या करेंगे? माइनस। समझ में आ गई बात? पक्का? कंफर्म? चलिए, तो झटपट बाकी के ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करिए। टाइम अलॉटेड इज 5 मिनट्स। चलिए, परचेज गुड्स चिल्ड्रन, स्टॉक प्लस करेंगे और क्रेडिटर्स में भी प्लस करेंगे। मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, तो मशीनरी में माइनस हो जाएगी वैल्यू, फर्नीचर में माइनस, एंड द एग्रीगेट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। करेक्ट? चलिए, ये इंश्योरेंस वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन। 12,000 रुपया आपने पे किया, विच विल रन फ्रॉम 1st October टू 30th September. हाउ मेनी मंथ्स विल रन? 12 months. And our accounting year is ending on 31st March. तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, कितने महीने का एडवांस है? 6 months. अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कैश में we'll be subtracting overall 12,000. Being an expense, 6,000 rupee. Being a part of asset, that is prepaid expense, 6,000 rupee. सो ये वाला 6,000 आप कैपिटल में माइनस करेंगे, पहले जो एक्सपेंस वाला था, और प्रीपेड वाला असेट साइड में, प्रीपेड में क्या हो जाएगा? प्लस। और कैश में कितना माइनस होगा? 12,000। गॉट इट क्लियर? तो अब आप काफी जर्नल का भी लिंक कर सकते हैं। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, व्हाट टू डू इन कैश एंड कैपिटल? माइनस। राम से हमने कितने रुपए के गुड्स खरीदे थे? कहां पे? 4 ट्रांजैक्शन, और हम 23,500 दे रहे हैं। तो चिल्ड्रन, कैश में माइनस होगा 23,500, क्रेडिटर में माइनस होगा पूरा का पूरा 25,000, एंड बच्चों कैपिटल में प्लस कितना होगा? 1,500। करेक्ट? कितने का बिल बनाया था हमने? सो कैश में चिल्ड्रन प्लस करेंगे और बिल रिसीवेबल में माइनस।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में ही प्लस होगा और कैपिटल में ही माइनस। समझ में आ गया? पक्का? बाकी आपके पास नोट्स हैं जिसमें हमने ढेर सारे ट्रांजैक्शन लिखे थे, और आप उसमें से कुछ पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए मूविंग अहेड चिल्ड्रन, द रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे दो अप्रोचेज हैं चिल्ड्रन, one is called as traditional approach and other is called as a modern approach. Modern approach में we have the concept कि अगर assets and expenses में कोई भी increase हो रहा है चिल्ड्रन, I repeat, कोई भी increase तो we'll debit, decrease है तो credit। बेसिकली एक्सपेंस में कभी डिक्रीज नहीं होगा। कैपिटल लाइबिलिटी इनकम में इंक्रीज है तो क्रेडिट, और डिक्रीज है तो डेबिट। और डेबिट और क्रेडिट अकाउंटेंसी में क्या मीन करते हैं ये सबको पता है। डेबिट स्टैंड्स फॉर बेनिफिट एंड क्रेडिट स्टैंड्स फॉर सैक्रिफाइस। खैर अब ये सब बातें एकदम चाइल्डिश हो गई हैं तो आपको बताने से कोई फायदा नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच में वी हैव हाउ मेनी क्लासेस ऑफ अकाउंट चिल्ड्रन? 3, वेरी गुड। एक होता है पर्सनल, एक होता है चिल्ड्रन इम्पर्सनल। इसलिए मैंने वेरी गुड बोला, एक्सीलेंट नहीं बोला, क्योंकि जवाब गलत मिला था। इम्पर्सनल में फर्दर वी हैव 2 क्लासेस, one is real and other is nominal account. So personal account constitutes all individuals first and foremost, all organizations and those which represent some organization or individual, जिनको आप representative भी बोलते थे। तो personal accounts get divided into categories of natural personal, artificial personal and representative. And real accounts gets divided into the category of children tangible and intangible, and this gets divided into the category of expense and income. So we have the simple rule: debit the receiver and credit the giver. For real account it is debit what comes in and credit what goes out. And here children it is debit all expenses and losses and credit all incomes and gains. ये कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए तो झटपट इसको अपने नोट सेट में ही लिख लें फास्ट। सो ये तो सबको क्लियर हो गया रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑल क्या होता है चलन। तो आपके लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव में सिर्फ 4 अकाउंट्स आएंगे, बाकी क्लास 12 में और ज्यादा आएंगे। इट इज प्री पेड इन द नेम ऑफ एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इन द नेम ऑफ इनकम्स, accrued for again income children and outstanding for expenses. Prepaid expense and accrued incomes belong to the category of assets. Pre-received incomes and outstanding expenses belong to the category of liabilities. समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात भाई? पक्का? और कभी कभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि अकाउंट नॉमिनल है कि रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है। तो याद रखिएगा, मूछ और पूछ की कहानी है। किसकी? मूछ और पूछ। अब बच्चे कहेंगे सर मूछ और पूछ क्या होता है? टेक एन एग्जाम्पल, इट इज रेंट चिल्ड्रन, और टेक एन एग्जाम्पल इट इज इंटरेस्ट। रेंट के पीछे अगर प्रीपेड वर्ड या आगे अक्रूड वर्ड लग जाए, पीछे प्री रिसीव्ड या आगे आउटस्टैंडिंग लग जाए, तो अगर रेंट प्रीपेड है तो असेट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रेंट प्री रिसीव्ड है तो लायबिलिटी है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, रेंट अक्रूड है तो असेट है, मिलना है भी किसी से, अगेन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, और रेंट आउटस्टैंडिंग है तो मतलब देना है किसी को, अगेन इट इज लायबिलिटी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। खोपड़े में बात गई चलन। सिमिलरली इंटरेस्ट के आगे प्रीपेड लग जाए या पीछे अक्रूड लग जाए, रेंट के इंटरेस्ट के आगे प्री रिसीव्ड लग जाए या पीछे आउटस्टैंडिंग लग जाए, तो ये वर्ड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, प्री रिसीव्ड एंड अक्रूड, ये चाहे आगे लगे चाहे पीछे लगे नॉमिनल अकाउंट के, तो क्या बन जाता है? कुछ नहीं बन जाता, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। गधे के आगे मूछ और पीछे पूंछ, तो वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आई बात की नहीं चल रहा? नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? तो इफ इट इज प्रीपेड रेंट, प्री रिसीव्ड रेंट, accrued rent, outstanding rent, or if it is rent prepaid, rent received, rent accrued or rent outstanding, in all these conditions it will be called as what? Representative. तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो याद रखिएगा नॉमिनल अकाउंट की शादी हो गई है,
पति देव का नाम है रिप्रेजेंटेटिव, समझ में आ गया, तो उसका भी नेचर चेंज हो गया। लॉजिक अंडरस्टूड, कैसे पहचानना है, पक्का? चलिए लिख लीजिए ये आगे पीछे की कहानी। सो दीज रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट हैव बीन एक्सप्लेन्ड वेल, तो ये सबको आते हैं। एक टाइम पास क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेगा, इलस्ट्रेशन 2 के नाम पे मिल गया, तो झटपट इसकी एंट्रीज तो कर ही लेंगे भाई, बहुत आसान है आपके लिए। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री होगी चिल्ड्रन? कैश टू कैपिटल, वेरी गुड, लिखते जाइए ऐसे ही। परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज टू कैश, किसी जमाने में कितना डिफिकल्ट लगता था, अब तो लग रहा है सर क्या टाइम पास पढ़ा रहे हैं सर, कुछ आगे वाला चैप्टर पढ़ाइए। बट जब आप क्लास 12 की अकाउंटेंसी पढ़ेंगे तो आपको 11th उससे भी आसान लगेगा जितना आपको अभी लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि 12th में बहुत मेहनत की जाती है। 12th अकाउंटेंसी इज रियली अप टू सर्टेन लेवल, इवन ग्रेजुएशन की अकाउंटेंसी उतनी डिफिकल्ट नहीं होती जितनी 12th की होती है। चलिए भाई, सोल्ड गुड्स टू राम, क्या लिखेंगे एंट्री? है राम, राम टू सेल्स, Ram debit to sales. वेरी गुड। वो सब करने की जरूरत तो नहीं है, 2 अकाउंट ढूंढिए, डेबिट क्रेडिट रूल, बड़ा पकाऊ लग रहा है, चाइल्डिश। पेड सैलरी, क्या होगी एंट्री? सैलरी टू कैश। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, गलत जवाब, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक चिल्ड्रन, गलत जवाब, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। सोल्ड गुड्स फॉर कैश चिल्ड्रन, कैश सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। परचेज मशीनरी चिल्ड्रन, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कैन एनीबडी आंसर मी कि जब हम गुड्स खरीद रहे थे तो परचेज वर्ड यूज कर रहे थे, मशीनरी में परचेज वर्ड क्यों नहीं यूज किया? Sir, यस, क्योंकि हमारा बिजनेस नहीं है मशीनरी का। अरे एक शब्द में मुंह तोड़ जवाब दीजिए भाई। मर्टिलिटी प्रिंसिपल भी हो सकता है, बट ज्यादा इस पे लगता है सो कॉल्ड मर्टिलिटी प्रिंसिपल नहीं लगता, कौन सा प्रिंसिपल लगता है सोच के बताइए। historical cost concept. हिस्टोरिकल कॉस्ट तो आगे लगेगा, गोइंग कंसर्न लग रहा है। परचेज इज एन एक्सपेंस बिकॉज शॉर्ट टर्म है, मशीनरी इज एन असेट बिकॉज लॉन्ग टर्म है। मर्टिलिटी तो लगेगा ही लगेगा, बट उससे बड़ा प्रिंसिपल जो है वो गोइंग कंसर्न है। चलिए, डेप्रीसिएशन मशीनरी पे क्या होगा चिल्ड्रन एंट्री? चलिए, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, समझ गए भाई? चलिए, ये सब तो चाइल्डिश चीजें हैं, ये सब तो बता दिया, इसको स्टेटस पे लगा दिया करिए, तो जो बच्चे नहीं पढ़ते साल भर एंड ऑफ द डे वो भी कुछ देख लेंगे। चलिए, अंडरस्टूड दिस? चलिए भाई, मूविंग अहेड, ये सब तो टाइम पास चीजें हैं, ऑल दिस इज टाइम पास। चलिए बच्चों, डेबिट नोट क्रेडिट नोट पे परचेज सेल बुक आएगी तो उसमें क्लियर हो जाएगा, हमको उसमें पढ़ना ही है, ये सब कुछ खास है नहीं, एक बार रीडिंग कर लीजिएगा इन सब की, नॉट टू बी गिवन वेरी ह्यूज इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, तो ये हैं आपके कुछ स्पेशल जर्नल एंट्री चिल्ड्रन, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सबको नजर आ रहा है? सो जब आप कैश में खरीदेंगे, क्रेडिट में खरीदेंगे, कैश में बेचेंगे, क्रेडिट में बेचेंगे, तो दिस एवरीबडी नोज। विड्रू किए गुड्स पर्सनल यूज के लिए तो इट इज ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट में दिया तो एडवर्टाइजमेंट, और अगर चंदा दे दिया तो चैरिटी, और जल फूक गए तो लॉस बाय थेफ्ट। हर केस में या लॉस बाय फायर कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ को आग लगाने में खुशी मिलती है तो इसलिए लॉस बाय फायर बोल रहे हैं। चलिए खैर, क्रेडिट में आपने हर जगह क्या लिखा है चिल्ड्रन? परचेज। क्यों क्रेडिट में परचेज लिखा? बिकॉज ये जो क्रेडिट में परचेज है चिल्ड्रन, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके स्टॉक को, एंड स्टॉक बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट, एंड व्हेन असेट डिक्रीजेस मॉडर्न रूल सेज व्हाट? क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? बैंक में अकाउंट ओपन किया या मनी डिपॉजिट किया तो बैंक इज एक्टिंग एज व्हाट चिल्ड्रन? रिसीवर। और बैंक से पैसा निकाला बिजनेस के लिए तो बैंक इज अ गिवर। इट इज गोइंग आउट एंड इट इज कमिंग इन। और अगर किसी ने आपको चेक दिया और वो चेक तुरंत बैंक में डिपॉजिट हो गया, अगेन बैंक बिकम्स अ रिसीवर। और अगर आपने अपने लिए कैश निकाला तो ओनर इज द रिसीवर, तो वील बी डेबिटिंग विच अकाउंट? ड्रॉइंग्स। और जब आपने चेक लिया बट बैंक में सेम डे नहीं भेजा, किसी और डे गया, तो जब वो चेक आया, व्हाट इज कमिंग इन चिल्ड्रन? चेक आ रहा है तो आप लिखेंगे चेक इन हैंड, और जब ये चेक बैंक में चला गया तो बैंक इज द रिसीवर एंड चेक इज गोइंग आउट। समझ में आ गई बात?
आप किसी को पेमेंट अगर करेंगे पर्सन को, द पर्सन इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, एंड बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक इज द गिवर। एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट हम हमेशा क्या करते हैं इसको डेबिट, और आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक इज एक्टिंग एज व्हाट चिल्ड्रन, सिंपल एज दैट। अब ये प्रैक्टिकली बकवास एंट्री है बिजनेसमैन के लिए, बिकॉज बिजनेसमैन बैंक में जो अकाउंट ओपन करता है चिल्ड्रन, इट इज अ करंट अकाउंट। क्या करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट मिलता है? नो। तो एक्चुअली तो ये एंट्री टोटल बोगस है, बट कोई बात नहीं, सिलेबस में तो पढ़ लीजिए। तो जब बैंक आपको इंटरेस्ट देगा, फोन करेगा, हेलो मैं मैनेजर बोल रहा हूं, आपके तुरंत इंटरेस्ट ले लो, कैसे होगा? नो, बैंक आपके अकाउंट में आपका मनी डिपॉजिट कर देगा, तो बैंक आपके बिहाफ पे आपके अकाउंट में पैसे रख देगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, एंड इंटरेस्ट इज क्लासिफाइड एज व्हाट फॉर यू चिल्ड्रन? इनकम। बैंक तो चार्जेस बहुत लेता है आजकल, गलती से कोई छींक भी दे बैंक के सामने जाके, छीकिंग चार्जेस 5 रुपए, समझ में आ गया? SMS चार्ज, ATM चार्ज, ये जो विजय माल्या टाइप लोग इतना ढेर सारा पैसा लेके भाग गए ना, इस केस में बैंक वालों ने सोचा कैसे अपने नुकसान की भरपाई की जाए, गरीब लोगों से, मतलब मेरे जैसे लोगों से ये लोग चार्जेस देने लग गए। मैंने बोला है बैंक को जाके मेरे को मत भेजा करो SMS, कह रहे नहीं सर RBI मैंडेट है, इनसे कुछ बोलो, उनको नहीं पता तो सर RBI मैंडेट है, तो चिंदी चोर की तरह कभी 2 रुपए कभी 3 रुपए चार्जेस काट लेते हैं। समझ में आ गई बात की नहीं? नहीं समझे? समझ में आ गया? चलिए चलते हैं आगे। सो कॉल ये एक्सपेंस वगैरह की एंट्री तो कर ली, आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं चिल्ड्रन। तो अगर आपने सैलरी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, कमीशन, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग कुछ भी पे करना था बट पे नहीं किया, तो ये क्या बाहर खड़ा हुआ है? आउटस्टैंडिंग बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, मॉडर्न रूल सेज लायबिलिटी बढ़ेगा तो हवन करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आ गया? और अगर एक्सपेंस आपने टाइम से पहले दे दिया, जिस पर्सन को दिया ही और शी और दे आर इंडेटेड टू अस, व्हेन दे आर इंडेटेड दे बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ असेट। असेट बढ़ता है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? डेबिट। तो जिनके हाथ में मेहंदी लगी है वेल एंड गुड, जिनके हाथ में मेहंदी नहीं लगी वो कम से कम नोट्स में सब लिखते जाए, तो ये अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जाएगा। कुछ तो इतने आलसी हैं उन्होंने खाना चबाने के लिए भी लोग रखे हुए हैं, तो इसलिए वो लिख नहीं रहे हैं। तो लोग घर आते हैं उनके चबा चबा के पन्नी में खाना भर देते हैं, फिर जब वो घर पहुंचते हैं माइक्रोवेव गर्म करके सैनिटाइजर लगा खा जाते हैं। समझ में आ गया? चलिए भाई, इनकम मिलनी है बट अभी मिली नहीं, तो जब तक इनकम मिल नहीं जाती, दैट पर्सन जिससे मिलनी है इनकम और ऑर्गेनाइजेशन इज indebted to us. When somebody is indebted to us, they are said to belong to the category of asset. मॉडर्न रूल क्या बोलता है? एसेट बढ़ता है तो डेबिट। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए बच्चों, यहाँ प्री रिसीव्ड होगा। इनकम टाइम से पहले मिल गई, जैसे किसी को भगवान टाइम से पहले बुला लेते हैं ना, वैसे ही, तो इन दैट केस इट इज एन ऑब्लिगेशन, पैसे तो मिल गए बट यू हैव नॉट रेंडर्ड एनी कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट टू दैट पर्सन, सो दैट पर्सन इज एन ऑब्लिगेशन ऑन यू। Obligations in business are called as what? Liabilities. And modern rule says what? When liability increases children, credit. खोपड़ी में बात गई कि टेंजेंट भी नहीं बना, समझ में आ गई बात? चलिए, असेट्स वगैरह की तो टाइम पास एंट्री है। डेप्रीसिएशन इज अ टाइप ऑफ, सॉरी इज, हाँ बोल सकते हैं, टाइप ऑफ एन एक्सपेंस और लॉस। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है? हवन करेंगे, डेबिट। एंड असेट की वैल्यू क्या हो रही है चिल्ड्रन? रिड्यूस हो रही है। जब असेट रिड्यूस होता है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है? ग्रेट। समझ में आ गया? समझ में आ गया भाई? पक्का? कंफर्म? चलिए, ये सब तो सिंपल एंट्रीज हैं, सिंपल रूल से आ जाएंगी, तो इसमें कुछ खास है नहीं। डेटर्स ने पैसे नहीं दिए, बैड डेट्स रेफर्स टू व्हाट चिल्ड्रन? नॉमिनल अकाउंट का रूल लॉस के लिए क्या बोलता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कल को डेटर्स की आत्मा जाग गई कि हमने बहुत बुरा काम किया है, गरीब का पैसा नहीं दिया, तो वापस चले आए पैसा देने के लिए। जब नहीं मिला था पैसा तो इट वाज अ लॉस, नाउ इट इज रिसीव्ड चिल्ड्रन, इट इज अ टाइप ऑफ गेन और इनकम। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है गेन के लिए? क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट भी सेम ही है इधर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वसूलेंगे बिजनेस से, तो इट इज एन एक्सपेंस चिल्ड्रन। एक्सपेंस बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो क्या करना है हमको? डेबिट। क्या ओनर पैसा बिजनेस से अपने घर ले गया? नो, वापस इसने पैसा बिजनेस में डाल दिया,
तो बिजनेस का ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द ओनर बढ़ गया या घट गया? क्या करेंगे? लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। मेरी बातें उन्हीं लोगों को समझ में आ रही होंगी जो रिवीजन क्लास में एक प्री रीडिंग करके आते हैं, बाकी तो टीटीपी, टोटल टाइम पास। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओनर ने पैसे निकाले थे एंड नाउ जब तक वो पैसा दे नहीं देता बच्चों, ही इज इनडेटेड। सो आप या तो कैपिटल को डेबिट कर लीजिए बच्चों, या तो ड्राइंग्स को, एंड बिजनेस विल गेट दिस मनी। सो फॉर द बिजनेस इट इज एन इनकम। इनकम बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट विच सेज क्रेडिट। समझ में आई बातें? समझ में आई बातें? हाँ हाँ बोलिए। ओके, इंश्योरेंस क्लेम का कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं रचित दी? चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब गुड्स आपके खो गए, चोरी हो गए, तो आप एंट्री करते थे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू व्हाट? परचेज। अब आपने लॉस को बुक्स में डेबिट किया है। अगर आपको क्लेम का पैसा इंश्योरेंस कंपनी कह रही है हम दे देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी जब तक ये पैसे दे नहीं देती, दे स्टैंड टू एक्ट एज अ डेटर। डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ asset. When asset increases, modern rule says what? Debit. और जब आपको ये पैसे मिल जाएंगे तो झोला भर के पैसा तो देंगे नहीं वो आपको। मनी विल गो इनटू योर बैंक अकाउंट। तो एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और अगर आपको कुछ पैसे मिले, कुछ नहीं मिले, सो द अमाउंट विच इज रिसीव्ड, उसकी एंट्री तो ये हो गई, और जो नहीं मिला वो फाइनली कहां पे चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और ये आपने फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट भी पढ़ा हुआ था। डन दिस? चलिए, सो एक ये क्वेश्चन सबको नजर आ रहा है बच्चों? एवरीबडी सबको नजर आ रहा है? सॉल्व कर लेंगे पक्का? चलिए, तो जर्नल आप अभी बनाएंगे, देयर आफ्टर इसी का आप क्या बनाएंगे होमवर्क में? लेजर। और लेजर से क्या बनाएंगे? ट्रायल बैलेंस। इतना काम कर लेंगे सब लोग, क्योंकि लेजर में तो कुछ खास है नहीं जिसको हम रिवीजन बोले। ट्रायल बैलेंस में कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जब भी किसी भी लेजर अकाउंट में बैलेंसिंग की हम बात करते हैं चिल्ड्रन, और बैलेंसिंग में ब्रॉट डाउन अगर डेबिट में आ गया, तो अकाउंट इज सेट टू हैव विच टाइप ऑफ बैलेंस? डेबिट बैलेंस। और अगर ब्रॉट डाउन क्रेडिट में आ गया, तो अकाउंट इज सेट टू हैव विच टाइप ऑफ बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस हमेशा दो चीजों का होता था बच्चों, असेट्स एंड एक्सपेंसेस। एंड क्रेडिट बैलेंस हमेशा तीन चीजों का हो सकता है, इट इज कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम्स। समझ में आ गई बात? पक्का? अगर ट्रायल बैलेंस सब कुछ लिखने के बावजूद भी टैली नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या लिखेंगे? ड्रामा, ट्रेजेडी, क्लाइमेक्स, गुडविल लिख देंगे, सस्पेंस लिख देंगे। ओपनिंग एंट्री जब आपको दी जाती है और आपको डेबिट क्रेडिट सब पता होता है, डिफरेंस इज कैपिटल। अगर कैपिटल भी पता है और डेबिट में शॉर्टेज आ जाए तो गुडविल चलता है, क्रेडिट में शॉर्टेज आ जाए तो रिजर्व या कैपिटल रिजर्व। ट्रायल बैलेंस में अगर सब कुछ पता है, देन टू आंसर टैली नहीं हो रहा, तो इट इज सस्पेंस अकाउंट, प्रोवाइडेड आपने सब कुछ ठीक लिखा हो। गॉट इट क्लियर? बट अगर क्रेडिट शॉर्ट और कैपिटल नहीं दिया, क्रेडिट शॉर्ट और कैपिटल नहीं दिया, तो आप क्या मानेंगे इसे? कैपिटल। लॉजिक अंडरस्टूड? समझ में आ गया? एंड देयर आर टू कंडीशंस, ये फाइनल अकाउंट्स में हमने पढ़ा हुआ है, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। एक व्हेन सीओजीएस इज गिवन, और दूसरा एडजस्टेड परचेजेस के केस में। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? चलिए, तो इसका जर्नल झटपट अभी कंप्लीट कर लें। होमवर्क में आप इसका लेजर बनाएंगे, फॉलोड बाय व्हाट? ट्रायल बैलेंस। बी क्विक, बी क्विक। Let's check. First entry, children. Cash account debit, furniture account debit to capital. Shop fittings account debit, car account debit to cash. Bank account debit to cash. Rent account debit to bank. Purchase account debit to Mr. खटाना फटाना जो भी नाम है इनका. Then cash account debit to sales. Wages account debit to wages account debit. Commission account debit to cash. Then श्याम को गुड्स बेचे और बैंक चार्जेस हैं, तो पहली एंट्री होगी श्याम टू सेल्स, दूसरी होगी बैंक चार्जेस टू बैंक। यू कैन नॉट कंपाउंड देम। समझ में आ गया बच्चों? जस्ट होल्ड ऑन।